नमस्कार दोस्तों, जीबी यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं धर्मराज भारती आज आपके सामने रीट 2022 का पेपर लेकर आया हूं। प्रश्न नंबर हमारा है 19। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आंतरिक अभिप्रेरणा की जो बात करें दोस्तों, हम आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह बात समझनी होगी कि जो अभिप्रेरणा है वो कितने प्रकार की होती है, और आंतरिक अभिप्रेरणा में इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों में मुख्य अंतर क्या है और ये कैसे काम करती है। तो देखिए, ये है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक है हमारी बाहरी अभिप्रेरणा। इसी को ही बोलते हैं सामाजिक, और इसी को ही बोलते हैं वातावरणीय अभिप्रेरणा। आप देखना, बालक को दो प्रकार की अभिप्रेरणा मिलती है। एक तो होती है आंतरिक, इंटरनल मोटिवेशन। दोस्तों, हमारे को जन्मजात जो प्रेरक मिलते हैं, भूख, प्यास, निद्रा, कामुकता, हमारी 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां होती है, उन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को सक्रिय करने के लिए 14 प्रकार के संवेग होते हैं, और वो संवेगी क्या करते हैं, अभिप्रेरक या मोटिव का काम या प्रेरक का काम करते हैं। तो जो प्राथमिक अभिप्रेरणा है वो है हमारी आंतरिक, और द्वितीय है बाहरी है, वो सामाजिक है या बाहरी है, जो वातावरण से, समाज से हमारे को मिलती है। अगर मान लो एक बालक को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, तो वो बालक क्या करेगा, बिना किसी के कहे ही उस अभिप्रेरणा के चक्र को पूरा करेगा। और अभिप्रेरणा के चक्र में कौन कौन शामिल है, यह है आवश्यकता, नीड, और यह है ड्राइव, अंतर्नोद, और यह है इंसेंटिव, जिसको बोलते हैं हम प्रोत्साहन। दोस्तों, अभिप्रेरणा चक्र में 3 चीज शामिल है। अभिप्रेरणा का चक्र जब भी शुरू होगा जब सबसे पहले तो आवश्यकता है। एक बालक को भयंकर भूख लग रही है, भूख को शांत करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर है, अंतर्नोद, परनोद, चालक, तीनों इसी के नाम है। और ये क्या करता है, उस आवश्यकता को तेज गति से प्रस्तुत करता है। तो ये होगी हमारी भूख, और ये है प्रोत्साहन, इंसेंटिव। ये क्या करेगा, जब भूख शांत हो जाएगी तो हमारी अभिप्रेरणा का एक चक्र पूरा हो जाएगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, इंटरनल होती है, किसी के कहने से कोई भी जो है अभिप्रेरित नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आवश्यकता के अनुसार चलती रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी यही अभिप्रेरणा काम करती है। अब ये कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है, तो वंदना परीक्षा में उसके अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त करे। देखो, ये रहा आंसर इसका। माता पिता से उपहार प्राप्त करना, इनाम प्राप्त करना, किसी भी प्रकार का प्रलोभन प्राप्त करना, किसी भी प्रकार की इच्छा रखना, ये हमारी सामाजिक सोच है, या समाज के अंदर हमने इस प्रकार की चीजें सीखी है। तो ये होगी हमारी सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा, तो ये तो आंतरिक में शामिल होगी नहीं। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। दोस्तों, यहां पर बात है टीवी देखना।
ये इसीलिए ग्रह कार्यों को तीव्र गति से समाप्त करना चाहती है कि इसको टीवी देखने का चांस मिल जाए या ये टीवी देखेगी। तो ये भी अभिप्रेरणा उस टीवी की वजह से आ रही जो दिख रही है, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा ही होगी दोस्तों। तो ये होगी हमारी बाहरी अभिप्रेरणा। और इसके बाद में है इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। ये मनोकांक्षा है दोस्तों, ये है इच्छा ओब्लिक मनोकांक्षा। ये मनोकांक्षा किस बात की है? प्रशंसा प्राप्त करने की है। तो जहां पर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कोई बालक अगर मान लो अभिप्रेरित होता है या किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर उसको इनाम मिलना है या फिर किसी भी प्रकार से उसका नाम रोशन होना है, उसको सम्मान मिलना है, उसको सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है और उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो ये सारी चीजें क्या है? बाहरी है। दूसरों को देख करके हम कॉपी करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये आंतरिक में शामिल नहीं होगी क्योंकि आंतरिक तो हमारे जीव के साथ में, प्राणी के साथ में, हमारे डीएनए में ही जुड़ी हुई है, हमारे जीन्स में ही जुड़ी हुई है। तो जो आंतरिक है वो हमारी बायोलॉजिकल और जैविक है, जो हमारे शरीर को, हमारे इस फिजिकल बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। वो हमारे मस्तिष्क, मन और शरीर के साथ में जुड़ी हुई होती है दोस्तों। तो ये भी इसी में आएगी। और यह है मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाशती है। एक बात तो ये रही, विभिन्न स्रोत तलाश रही है। दूसरा, क्योंकि नई जानकारी, एक बात ये रही, नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। दोस्तों, नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखने का सीधा सा मतलब है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन। अब ये जो नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, इसका मतलब ये उसका खुद का मौलिक स्वभाव है। वो खुद चाहती है कि मैं नई नई चीजें प्राप्त करूं, नई जानकारी प्राप्त करूं, नई खोज करूं। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे देख लो कि दुनिया में इतने सारे वैज्ञानिक पैदा हुए, लेकिन राइट बंधुओं के मन के अंदर नई खोज करने की अभिप्रेरणा पैदा हुई कि हम हवाई जहाज बनाएंगे, लेकिन उनके साथ और काम करने वालों के मन में कभी ये बात नहीं आई। ऐसे ही एडिसन देख लो कि लाइट बनाने की उसमें जिज्ञासा पैदा हुई, तो ये नई खोज करी उन्होंने। उससे पहले कभी भी संसार के अंदर जो ना लाइट नहीं थी। तो ये जो नई चीज खोजने की जो जिज्ञासा होती है, यही हमारी क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इंटरनल मोटिवेशन होता है। तो इसके द्वारा व्यक्ति सबसे ज्यादा काम करता है। अब आप देखिए कि कई सारे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो बाहरी रूप से उनके कोई रिश्तेदार नौकरी लग जाते हैं, कोई गांव में लग जाते हैं, कोई दोस्त लग जाते हैं, उनको देख करके वो अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, फिर तैयारी करते हैं, लेकिन फिर वो मोटिवेशन उनका डाउन हो जाता है। लेकिन जिसको जन्म से ही उसकी अभिक्षमता और अभिरुचि और उसका एटीट्यूड अगर मान लो ऐसा है कि उसको सरकारी नौकरी लगनी है या अधिकारी बनना है, तो दोस्तों उस बच्चे को किसी को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा काम करती है अपने आप ऑटोमेटिकली, और ये आवश्यकता के चक्र को अपने आप पूरा कर लेती है। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? दोस्तों, सबसे पहले हमारा प्रश्न का उत्तर इस जगह ही होगा, अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी। देखिए, ये रहा आपका अधिगम। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, या फिर इसको बोल सकते हो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना। अब इनके अंदर थॉर्नडाइक
स्किनर, कोहलर, ये तीनों तो है मनोवैज्ञानिक। और ये जो B.S. ब्लूम है, ये है हमारा शिक्षाविद या शिक्षा शास्त्री, या फिर ये है शिक्षा गुरु। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये है शैक्षिक गुरु। तो इसमें आंसर क्या होगा? डी। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया है अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। और इस सिद्धांत को बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी, SR थ्योरी। कई बार सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया है, SR थ्योरी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत करी है? थॉर्नडाइक ने करी है साहब। और इसने प्रयोग किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर, बिल्ली के ऊपर। इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। भूख की बिल्ली है और पिंजरे में बंद कर दिया थॉर्नडाइक ने, और उसके बाद में पिंजरे के बाहर एक प्लेट के अंदर मछली का टुकड़ा रख दिया, उसमें थोड़ा खुशबू डाल दी, और जो ही बिल्ली को खुशबू आती है और मछली का टुकड़ा दिखता है, तो ये बार बार उस पिंजरे के अंदर उछल कूद करती है, अनेक अनुक्रियाएं करती है। और करते करते इसका पैर जो है उस पिंजरे के अंदर लगा हुआ जो बटन था, लीवर, उस पे जाता है, बिल्ली बाहर निकलती है, भोजन कर लेती है, और इस बिल्ली को भोजन करते पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। और जो ही पुनर्बलन मिलता है, जो ही बिल्ली में एनर्जी आती है खाना खाने के बाद, वो बिल्ली और तीव्र गति से उस काम को करती है। तो थॉर्नडाइक का ये मानना है कि बार बार गलती होगी, बार बार प्रयास होगा, बार बार उस भूल में सुधार होगा। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, भूल और अभ्यास का सिद्धांत, और ये सारा का सारा अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? थॉर्नडाइक महोदय ने। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने तो ये सिद्धांत दिया है, इसका तो आंसर ये नहीं होगा। दूसरा है स्किनर। स्किनर ने क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया है। दोस्तों इसका, स्किनर का यह मानना है कि अगर आप किसी भी प्राणी को पुनर्बलन देते हो, समय समय पर पुनर्बलन देते हो, सतत पुनर्बलन, आंतरिक पुनर्बलन, अंतराल का पुनर्बलन, मजबूत पुनर्बलन, अगर सभी प्रकार का पुनर्बलन आप उसको देते रहते हो, तो वह प्राणी चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, वो अपने अनुक्रिया में तीव्रता दिखाएगा ही दिखाएगा, वो अपने अनुक्रिया को तीव्र करेगा, तेज गति से कार्य करेगा। तो स्किनर ने क्या किया? एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स का नाम भी स्किनर बॉक्स ही था, और उस स्किनर बॉक्स के अंदर उसने चूहे रखे, चूहे भूखे थे। अब उन्होंने बिना उद्दीपक देखे ही अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। ये कहना चाहते थे कि थॉर्नडाइक कह रहा उद्दीपक देखोगे जब ही जाकर के आप काम करोगे। इसका यह मानना है कि जिस प्राणी की जैसी मूल प्रवृत्ति होती है वो बिना उद्दीपक के भी काम करता है। चूहों को भोजन तो नजर नहीं आया, परंतु चूहे ऑटोमेटिकली घूमने लगे, लेकिन जब उनको भोजन मिला तो वो भोजन लेने के बाद में और तीव्र गति से जो है ना अनुक्रिया करने लगे। इसलिए इन्होंने क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत दिया था स्किनर ने। और यह है हमारा कोहलर। कोहलर ने दोस्तों एक अधिगम का सिद्धांत दिया है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है सूझ व अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत दोस्तों ये है हमारा जर्मनी का गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। और गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार, संपूर्णाकार। तो कोहलर, कोफका और वर्दीमर, इन तीनों ने मिलकर के और एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर जो है रिसर्च किया है। मुख्य रूप से ये प्रयोग जो है, ये कैनारी द्वीप के अंदर एक चिड़ियाघर था, उसके अंदर एक चिंपैंजी था, वनमानुष था, उसका नाम रखा इन्होंने सुल्तान। और कोहलर ने लगातार उसके ऊपर रिसर्च किया
और बार बार उसको भूखा रखा गया, और भूखा रखने के बाद में देखो इन्होंने कई सारी कंडीशन अप्लाई करी उसके सामने। पहले तो केले लटका दिए छत के ऊपर। अब सुल्तान चिंपैंजी क्या करता है, उन केलों को प्राप्त करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तो वहां पर एक जो है टेबल और एक स्टूल रखा हुआ था, बॉक्स रखा हुआ था, संदूक रखा हुआ था। वो टेबल पे खड़ा होता है, हाथ नहीं आता, फिर संदूक रखता है, उसके बाद में वो सुल्तान चिंपैंजी क्या करता है, केले ले लेता है। तो ये कहना चाहते हैं गेस्टाल्टवादी कि अगर संपूर्ण परिस्थिति किसी बालक के सामने प्रस्तुत हो तो वो उस परिस्थिति का निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान निकाल लेते हैं। जन्म से ही उनके अंदर ये अंतर्बुद्धि होती है कि प्रत्येक प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान अपनी सूझबूझ से कर सकता है। ये उनके अंदर जन्म से ही प्रतिभा होती है। इसीलिए ये अधिगम जो सिद्धांत इन्होंने दिया है सूझ और अंतर्दृष्टि का, ये अधिगम का सिद्धांत है। तो दोस्तों इन तीनों का तो अधिगम सिद्धांत पहले से ही है, परंतु बीएस ब्लूम ने क्या है, अधिगम सिद्धांत तो नहीं दिया परंतु इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य जरूर दिए हैं, शैक्षिक उद्देश्य। और उन उद्देश्यों में 3 उद्देश्य शामिल है। एक तो है ज्ञानात्मक, और एक है भावात्मक, और एक है क्रियात्मक। ब्लूम के आधार पर ही हमारे भारत सरकार ने एनसीईआरटी में सिलेबस डिजाइन किया है। बालक को विद्यालय में भेजोगे तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लो एक बालक विद्यालय में जाता है तो उसको सबसे पहले ABCD, पहाड़े, गिनती, पढ़ना लिखना ये सब सिखाया जाता है। तो ये उद्देश्य कौन सा होगा हमारा, ज्ञानात्मक। उसके बाद में उस बच्चे की भावना, उस बच्चे के इमोशन पढ़ाई के साथ में जुड़ते हैं। वो सभी का सम्मान करता है, पुस्तकों का भी सम्मान करता है। अगर किसी किताब के मान लो गलती से पैर की ठोकर लग जाती है तो वो उसको भी जो है सैल्यूट करता है। यह है भावात्मक। और क्रियात्मक, उनका प्रश्नों का जवाब लिखना, होमवर्क करना, ये क्रियात्मक होगा। या फिर पाठ्यशैली में क्रियाएं करना जैसे खेल कूद, टूर्नामेंट आदि। तो जो ब्लूम है दोस्तों इन्होंने तो शैक्षिक उद्देश्य प्रस्तुत करे हैं, जबकि हमारे ये जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, स्किनर और कोलर, इन्होंने ये तीनों जो है ना अधिगम के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो ये तो तीनों ही क्या है, अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और ब्लूम क्या है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब इस जगह है, ये रहा। बार बार छोटे बच्चों को स्कूल में सजा देते हैं। अच्छा, तो ये कह रहा है कि बच्चों को सजा से बचेंगे सजा से या इनाम पाने के लिए। बच्चे ये सोचेंगे कि मेरे को पनिशमेंट नहीं मिले, मुझे सजा नहीं मिले और मुझे इनाम मिले, मुझे कोई गिफ्ट मिले, मुझे वेरी गुड, एक्सीलेंट, स्टार प्लस ऐसी चीज मिले। तो उसके लिए ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है, ऐसा क्या काम करे, ऐसी क्या चीज दर्शाए, ऐसी क्या चीज प्रस्तुत करे कि बालक जो है वो सजा से तो बचे और इनाम पाने के लिए तत्पर हो जाए। तो ऑप्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखो, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है। दोस्तों बाहरी प्रेरणा ये नहीं होगी। बाहरी प्रेरणा का मतलब यह है कि वो थोड़ी देर ही चलेगी, परंतु बाहरी प्रेरणा से ये काम नहीं होगा। दूसरा है इसमें उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। देखिए जो सजा है, ये सजा कभी भी जो है उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि सजा तो एक डर है, भय है, ये तो नेगेटिव मोटिवेशन है। तो कोई भी आदमी ये नहीं करेगा कि सजा प्राप्त करने के लिए कोई काम करेगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों जब सजा है तो बच्चा क्या करेगा
कि लक्ष्य प्रदर्शित करने के लिए लक्ष्य को तो प्राप्त करेगा, लेकिन किसी भी विषय के ऊपर महारत हासिल करने के लिए वो इतना मोटिवेट नहीं रहेगा, उसका ध्यान इतना नहीं रहेगा, तो ये उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा। अब ये है कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि, ये रहा नेचुरल इंटरेस्ट। सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अब आप इस प्रश्न का मतलब समझो, अगर बार बार बच्चों को सजा से बचने, अगर बार बार बच्चों को सजा से बचाना है, ज्यादा सजाएं नहीं देनी है, इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में उनको संलग्न होने के लिए तैयार करना है। आप किसी बच्चे को ये कहो कि तुझे बार बार सजा मिलती है, सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो सजा से तो बचना है, और तू ऐसा कोई काम कर, इस प्रकार का कोई अभिप्रेरणा प्रस्तुत कर जिससे तेरे को इनाम मिले, तो ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कौन सा इसका ऑप्शन सही है? तो बच्चों में प्राकृतिक रुचि सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो ये क्या करता है कि उनकी प्राकृतिक या नेचुरल इंटरेस्ट को कम करेगा। तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला। इसके बाद में है हमारा प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षकों के लिए सप्ताह काम करने के लिए निर्धारित घंटे हैं। दोस्तों ये है हमारा आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 में सरकार ने लागू किया, और इसमें कई प्रकार की धाराएं बनाई गई है, कई प्रकार के इसमें कानून, कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम है इसमें। तो उन नियमों के अंदर ये कहा गया है कि अध्यापक 45 घंटे कम से कम प्रति सप्ताह विद्यालय में बच्चों के लिए काम करेगा। अब एक बात देखिए इसमें कि बच्चों से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में आना, और बच्चों के विद्यालय से जाने के 1 घंटे बाद विद्यालय से जाना निश्चित है, निश्चित किया गया है। निश्चित किया गया है। इस वाले एक्ट में 2009 के अंदर जब ये अधिनियम बनाया गया दोस्तों, और इसकी एक विशेषता मैं आपको बता दूं कि 6 साल से 14 साल के बालक को अनिवार्य शिक्षा मिलने का अधिकार भी यही है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बालक को कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता, पेरेंट्स किसी कारखाने में किसी जगह काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। ये बात कौन कहता है? आरटीई 2009। प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। यदि पेरेंट्स ऐसा नहीं करते तो सरकार उनको जो है कानूनी कार्रवाई करेगी और बालकों को विद्यालय में एडमिशन दिलाएगी। तो दोस्तों देखना कि इसके अंदर जो है 45 घंटे इनके निर्धारित है। अध्यापक को एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे काम करना ही होगा, 45 घंटे बच्चों के साथ बिताने ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 23, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब इस जगह है भिन्न। प्रश्न जब तक आपके समझ में नहीं आएगा एग्जाम हॉल में वो प्रश्न आपसे नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि मनोविज्ञान अप्लाइड सब्जेक्ट है, व्यवहारिक विज्ञान है, खुद के ऊपर अप्लाई करना, खुद पर लागू करने वाला विषय है। तो आप देखना कहना क्या चाहता है कि इन 4 में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण है, एक ऐसा सबसे हाई लेवल का बेस्ट जो परीक्षण है, जो रिसर्च है,
उसकी विशेषताओं से भिन्न है, तो तीन तो एक जैसे होंगे पर एक अलग होगा, वो अलग कौन सा है? तो देखिए, विश्वसनीयता ये शामिल है मूल्यांकन परीक्षण में, वैधता ये भी शामिल है, वस्तुनिष्ठता ये भी शामिल है, परंतु दोस्तों अभिक्षमता शामिल नहीं है। अभिक्षमता इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड, उसको बोलते हैं नजरिया, और ये होती है एप्टीट्यूड जो जन्मजात टैलेंट होता है, जन्मजात प्रभाव होता है, जन्मजात मूल प्रवृत्ति या स्वभाव जैसी चीज होती है जो बालक में पहले से ही है। आप देखना कई बार छोटे बालक जब एडमिशन लेने जाते हैं तो विद्यालय में उनका एप्टीट्यूड या अभिक्षमता टेस्ट होता है दोस्तों, उसकी रुचि देखी जाती है, उसका रुझान देखा जाता है, तो इसको बोलते हैं अभिक्षमता। तो ये मूल्यांकन में शामिल नहीं है, मूल्यांकन में ये तीनों चीजें शामिल है। तो विश्वसनीयता का मतलब तो है कि इस प्रकार का मूल्यांकन, ऐसी जांच परख जिसकी विश्वसनीयता, जिसका विश्वास हमेशा बना रहे। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कक्षा 10th, ये 10th क्लास का एक बालक है और इसके गणित में 100 में से मान लो 80 नंबर आए। इस बालक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कॉपी दोबारा से रीचेक करवाई कि साहब मुझे डाउट है कि मेरे गणित के पेपर में कम से कम 100 में से 95 नंबर आने चाहिए थे। फिर बाद में दूसरे टीचर ने चेक करी, तब भी उसके 80 ही नंबर आए। उसके बाद में दूसरे ने चेक करी, तब भी 80 आए। कुल मिलाकर के जितनी बार रीचेकिंग हुई, जितनी बार उसको देखा गया, उतनी बार क्या है इसके ये आए। तो ये हमें विश्वास हो गया कि ये मूल्यांकन सही है, इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। और हमारी 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट, रीट की मार्कशीट या फिर 3rd ग्रेड की मार्कशीट, ये मूल्यांकन के आधार पे, एग्जाम के आधार पे ही विश्वसनीय मानी जाती है, उसी पे हमारा भरोसा रहता है। तो ये तो मूल्यांकन की एक क्या है, प्रक्रिया में शामिल है। वैधता, मान्यता, उसकी मान्यता कितने समय तक है और वो वैध है या नहीं है, वो मान्य भी है कि नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कई सारे ऐसे सेंटरों के बारे में आता है कि साहब ये बीएड की, एसटीसी की जो है फर्जी डिग्रियां देते हैं, एनसीटीई से इनको मान्यता प्राप्त नहीं है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये क्या है कि जो कहना ये चाहता है कि ऐसा मूल्यांकन जिसमें मान्यता हो, वैध हो, मान्य हो, तो ये तो उसके अंदर शामिल होगा ही होगा। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे आप एग्जाम देते हो तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप इनका मूल्यांकन करो चारों ऑप्शनों का। ये चारों ही हम सकल है, एक जैसे दिख रहे हैं, पर इन चारों में से एक इस प्रश्न का जवाब है जो थोड़ा अलग है और बिल्कुल ओरिजिनल है। तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत सारों में से किसी एक को छांटना, बहुत सारों में से एक का पता लगाना। तो मूल्यांकन में बहुत सारी योग्यताओं से किसी स्पेशल योग्यता का पता लगाना। अब देखिए, जैसे आप मान लो रीट का एग्जाम देंगे या 3rd ग्रेड का एग्जाम देंगे या 2nd ग्रेड का एग्जाम देंगे, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पता लगाया जाएगा कि हो सकता है आप में खेल कूद की, भाषण देने की कई सारी योग्यताएं शामिल हो, लेकिन आप में शिक्षक बनने की वास्तव में ही कितनी योग्यता है वो उस ऑब्जेक्टिव पेपर के द्वारा पता लग जाएगा। तो विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये तीनों तो क्या है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि एक इनसे भिन्न है, वो होगी आपकी अभिक्षमता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्षमता। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 24, जो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्या कहना चाहता है, देखिए, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों ये, शिक्षार्थी केंद्रित सिलेबस और करिकुलम, पाठ्यक्रम मतलब है कि स्टूडेंट, मतलब ये कहना चाहता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट ओरिएंटेड,
बच्चे के ऊपर ही केंद्रित हो, सब कुछ बच्चे के लिए है। स्कूल बच्चे के लिए बनाया गया, अध्यापकों की नियुक्ति विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए की गई, सिलेबस और करिकुलम किसके लिए बनाया गया, विद्यार्थी के लिए, टीचिंग मेथड किसके लिए बनाए गए, विद्यार्थी के लिए, सारा सब कुछ काम किसके लिए हो रहा है, छात्र के लिए। तो कुल मिलाकर के सारी बातें किस पे केंद्रित है, बालक के ऊपर, छात्र के ऊपर। कहना यह चाहता है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारे इन्होंने जो है ब्लूम ने ये एक डायग्राम दिया था, यहां पर तो है शिक्षार्थी या बच्चा, और ये है आपकी विषय वस्तु, और ये है आपका अध्यापक। ये दोनों ही मिलके किसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो जो बच्चा है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यापक मान लो इस प्रकार से पढ़ाता है कि बच्चे को ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो रहा, तो उस पढ़ाने का और उस शिक्षण का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लो विषय वस्तु ऐसी है जो बालक के समझ नहीं आ रही है या उसकी मानसिक योग्यता से ऊंचे स्तर की है, तब भी वो सिलेबस या वो करिकुलम, वो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहना ये चाहता है कि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर केंद्रित है, वो है बच्चे पे। दोस्तों अध्यापक पर नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक तो एक मार्गदर्शक है, अध्यापक को एग्जाम नहीं देना। अध्यापक तो क्या है, एक सेवा प्रदाता है। अध्यापक तो एक क्या है कि उसको रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक है। परंतु सब सारा काम जो होगा वो उस बच्चे पर होगा, शिक्षार्थी पर होगा, छात्र पे होगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा काम किसके ऊपर सेंटर्ड होगा, चाइल्ड पे। विषय वस्तु, दोस्तों विषय वस्तु भी बालक के लिए ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और फिर ये हमारा वातावरण, एनवायरमेंट। देखिए प्यारे दोस्तों कि जो एनवायरमेंट है, चाहे पारिवारिक वातावरण हो, चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे सामाजिक वातावरण हो, चाहे सांस्कृतिक वातावरण हो, जितने भी एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट है वो सारे के सारे शिक्षार्थी या बालक के डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रश्न का आंसर और इसका मतलब ये होगा कि ये सब चीजें किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये होगी साहब आपकी बच्चे के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा या बी। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 25, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, प्रश्न जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा अप्लाइड है। इस प्रश्न की लैंग्वेज समझिए दोस्तों। मैं शुरू से आपको एक बात बताता रहा हूं कि अन्य सब्जेक्टों में और साइकोलॉजी सब्जेक्ट में एक मेजर अंतर है। जैसे मान लो इतिहास में एक प्रश्न आया कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में कौन सी तिथि को लड़ा गया, तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट आंसर आएगा 21 जून, 18 जून, 15 जून, तो आंसर लगा दोगे 18 जून। पर मनोविज्ञान में ऐसा नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार आदमी का एक जैसा कभी होता ही नहीं है। तो उस व्यवहार को समझने के लिए क्या है, आपको खुद को ही उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपको उसके अंदर चलना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, इन तीनों से कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, अधिगम की। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान का, ये अभ्यास पे, अनुभव पे और प्रशिक्षण के ऊपर आधारित सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आपको समझना पड़ेगा इसमें जाकर के, प्रश्न में जब भी जाकर के इसका उत्तर ढूंढ पाओगे आप। तो ये कहना चाहता है एक चिंतनशील शिक्षक, बात शिक्षक की कर रहा है, टीचर, एक ऐसा टीचर जो हमेशा क्या करे, चिंतन करे,
सोचे, मनन करे, एनालिसिस करे, विचार करे। किसके बारे में? कक्षा कक्ष में, क्लासरूम के अंदर। टीचर क्लासरूम में जब अंदर जाए, बच्चों से बातचीत करे, बच्चों को पढ़ाना शुरू करे, तब अपनी खुद की पर्सनल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के द्वारा, कुछ न कुछ लॉजिकल पावर के द्वारा ऐसा चिंतन करे, ऐसा विजुअलाइजेशन करे, ऐसी कल्पना करे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके। नहीं दोस्तों, बालक जितने व्याख्यान सुनेंगे, जितने कथा कहानियां सुनेंगे, जितने भाषण सुनेंगे, थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा, उनकी रुचि जागृत नहीं होगी। तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, नहीं। नोट्स ही लेना होता तो नोट्स से ज्यादा मैटर तो किसमें लिखा रहता है? किताबों में। आप देखिए कि राजस्थान में इतनी सारी कोचिंगें चलती है, इतने सारे नोट्स हैं, इतने सारी पुस्तकें हैं, इतने सारे चैनल हैं। दोस्तों, अगर नोट्स लेने से ही बच्चा नौकरी लग जाता तो फिर पुस्तकें क्यों बनती, फिर कोचिंग संस्थान क्यों होते, फिर विद्यालय क्यों होते? तो ये भी नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, नहीं दोस्तों, इसलिए चिंता नहीं करता शिक्षक। ये भी एक उसका पहलू है कि डिसिप्लिन रहे, पर डिसिप्लिन तो एक मेथड है, एक तरीका है। अगर अध्यापक ने कक्षा कक्ष में एक तरीका विकसित कर दिया तो बच्चे अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाएंगे। यह है छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाला अंतःक्रिया। कक्षा कक्ष के अंदर कौन कौन होगा? एक तो होगा छात्र और एक कौन होगा? शिक्षक। और यह है आपका कक्षा कक्ष। तो अब आप एक बात समझिए कि कक्षा कक्ष के अंदर छात्र और अध्यापक के बीच में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अध्यापक ऐसे चिंतन करेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊं, मैं किस तरीके से बच्चों को समझाऊं, किस टीचिंग मेथड का प्रयोग करूं, कौन सी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करूं, कौन से टीचिंग मॉडल का प्रयोग करूं, मैं डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करूं, मैं किसी न किसी स्लाइड का प्रयोग करूं, ट्रांसपेरेंट शीट का प्रयोग करूं, पीपीटी तैयार करूं, मैं 3D इनोवेशन का कोई ना कोई वीडियो बनाऊं। इस प्रकार की चीजें अध्यापक क्या करेगा? चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसके बारे में विचार करेगा। क्योंकि अध्यापक ये चाहता है कि जब मैं क्लासरूम में जाऊं तो छात्रों के और शिक्षक के बीच में, छात्रों के और शिक्षक के बीच में पारस्परिक आपस में अंतःक्रिया, इंटरकनेक्शन बन जाए। अध्यापक जो पढ़ाए वो बच्चों के समझ में आ जाए और बच्चे जो समझना चाहते हैं वो अध्यापक के समझ में आ जाए। दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठ जाए, दोनों के अंदर इस प्रकार का पारस्परिक तालमेल बैठ जाए जिससे बच्चों की रुचि, बच्चों का अवधान, अटेंशन, कंसंट्रेशन, बच्चों की एकाग्रता बढ़े, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बढ़े, बच्चों के अंदर सिटिंग पावर बढ़े, बच्चों में उस पाठ के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, इंक्रीज हो, उसकी रुचि बढ़े। इसलिए अध्यापक क्या करेगा? ये कार्य करेगा और उसको प्रोत्साहन देगा, उसको पुनर्बलन देगा, इसीलिए वो चिंतन करेगा। दोस्तों, तो देखिए ये सारे के सारे जो प्रश्न है जो 2022 में पूछे गए थे, ये पूरे के पूरे प्रश्न क्या कक्षा कक्ष के अंदर, कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाओं पे या कक्षा कक्ष की क्रियाओं के ऊपर ही आधारित प्रश्न है। जो बालक कमरे में बैठ करके और कल्पना करके अगर उस प्रश्न की भाषा के अंदर खुद सफर करेगा और खुद समझेगा और अपने ऊपर लागू करेगा तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का हल निकाल लेगा। ये रटने से, याद करने से फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। मनोविज्ञान में केवल परिभाषाओं के क्वेश्चन ही आप फैक्चुअल कर सकते हो, नहीं तो दूसरे प्रश्न अप्लाइड आते हैं, थोड़े बहुत काल्पनिक होते हैं, थोड़े बहुत चिंतन मनन और एनालिसिस पावर, एनालिटिक पावर और रीजनिंग के ऊपर आधारित होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ये वाला, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ये इसका आंसर सही है दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहना क्या चाहता है? क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। दोस्तों, ये दो शब्द आपके सामने हैं, क्रियात्मक और अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, री प्लस सर्च,
री का मतलब है बार बार, बार बार। सर्च का मतलब है सोच, पता लगाना, खोज करना, लगाना। ये कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी क्रिया करी जाए कक्षा कक्ष में, विद्यालय परिसर में, जिससे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ पूरा हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्रिया जब तक होती रहेगी, क्रियात्मक अनुसंधान जब तक होता रहेगा, जब तक नया नया रिसर्च, बार बार री प्लस सर्च, बार बार दोबारा से सर्च करना, दोबारा से पता लगाना, फिर दोबारा से पता लगाना, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करना, फिर बार बार बच्चे की समस्या क्यों आ रही है उसका पता लगाना, ये है इसका कहने का मतलब। तो मैं आपको बात बताऊं इसमें, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई बालक है और उस बालक के एग्जाम में मान लो कि नंबर कम आ गए साहब। अब नंबर कम आ गए तो यहां पर अध्यापक क्या करेगा, अध्यापक क्या करेगा दोस्तों कि मान लेते हैं कि ये बालक है और इस बालक के 10 में से गणित में कभी तो 10 में से 10 आए, कभी 10 में से 8 आए, कभी 10 में से 5 नंबर आए, और कभी 10 में से उसके 2 ही नंबर आकर के रह गए। गणित के अध्यापक को यह चिंता हो रही है कि ऐसा क्या कारण है जो बच्चा बार बार इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहा है। तो बार बार पता लगाएगा उन समस्याओं का, नंबर कम क्यों आए और नंबर ज्यादा क्यों आए। तो आप देखना कि इसको इस बात का पता लगेगा कि जो प्रश्नावली सिंपल थी, जो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और जिसमें बच्चे की एकाग्रता, बच्चे का ध्यान, उसकी कंसंट्रेशन कक्षा में थी, जिसका बच्चे ने खूब जाके अभ्यास किया और उस बच्चे को बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला, बच्चे ने बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया, तो उसका अधिगम भी बहुत अच्छा हुआ। तो उसमें तो 10 में से 10 आ गए। परंतु जैसे त्रिकोणमिति बच्चों को पढ़ाई गई तो त्रिकोणमिति में परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसा उसमें दूसरे टॉपिक में रहा था। तो अध्यापक इस बात को जानने के लिए बार बार क्रियात्मक अनुसंधान करेगा। अब इसमें समांकलन, आंकलन होते हैं दोस्तों, जो और निरीक्षण होता है और ऑब्जर्वेशन होता है कि पढ़ाते टाइम बच्चे को क्या समस्या आई, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कितना समझ आ गया। और बच्चे को ऐसा तो नहीं है कहीं कि मान लो कि जो क्लासरूम है उसकी खिड़कियां नहीं है तो बच्चे को क्या है कि गर्मी लग रही है, कमरे का एनवायरमेंट बहुत गर्म है, इस वजह से बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, या फिर क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, या फिर वहां के विद्यालय के कमरों की या कक्षाओं की जो है ऐसी स्थिति है कि पास में गंदगी का नाला है या टॉयलेट है जिसकी बदबू आ रही है, या फिर क्या टेबल कुर्सियों पे गड्ढे हो रहे हैं, या फिर हवादार नहीं है, या फिर पानी भरा हुआ है, या मच्छर काट रहे, बहुत सारी चीजें की समस्या होती है विद्यालय के अंदर। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं इन सारी या फिर कोई अध्यापक जो है टाइम पे नहीं आ रहा है, या अध्यापक पढ़ाता कम है, हंसी मजाक ज्यादा करता है, या फिर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, या बच्चे को हर्ट करता है, या बच्चे आपस में क्या है कि लड़ते हैं। ऐसी सारी बातें किसमें शामिल होगी, आपके क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर। सभी समस्याओं का पता लगाया जाए और ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर पहुंचा जाए कि बच्चे के नंबर कम आने का सबसे मुख्य कारण क्या है, और अगर फिर भी नहीं पता लगे तो बार बार उसका रिसर्च करे, बार बार उस क्रियात्मक अनुसंधान को करे, बार बार ऐसी क्रियाएं करे जिससे वो अनुसंधान या खोज कर पाए। ये इस प्रश्न का मतलब है दोस्तों। तो देखना, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, ये इसका उत्तर नहीं है। एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ये इसका उत्तर नहीं है। एक शोध जिससे तत्काल, ये शब्द आपको इस प्रश्न का जवाब आराम से जो है ना पकड़ाएगा, समस्या को हल किया जा सके। दोस्तों एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अनुसंधान, एक ऐसा मेथड है जो बच्चे को समस्या आ रही है उस समस्या का तुरंत पता लग जाए, तत्काल पता लग जाए, उसको बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ शोध। दोस्तों आर्थिक उद्देश्य के साथ इसका शोध का कोई भी संबंध नहीं है, इसका संबंध केवल तत्काल समस्या को हल किया जाने से है कि अध्यापक
विद्यालय के अंदर उन समस्याओं का पता लगाएगा जिन समस्याओं के कारण उस बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। तो ये तत्काल समस्या का पता लगाना क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अब आपको यहाँ एक चीज समझना पड़ेगा, अध्यापक कक्षा कक्ष में या विद्यालय में किस भूमिका में रहता है। देखिए 2 प्रकार की भूमिका होती है दोस्तों। एक तो होती है प्रजातांत्रिक, और अध्यापक विद्यालय के अंदर प्रजातांत्रिक में ही रहता है। तो आप देखो अनुमोदक नहीं होगा, सुविधादाता होगा। बालकों को एनसीएफ 2005 ने कहा कि अगर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है तो उस सुविधा की व्यवस्था कौन करेगा? अध्यापक या विद्यालय करेगा। असुविधा है उसको दूर करेगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि जैसे मान लो बच्चों को विज्ञान और भूगोल ऐसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। अब मान लो कि विद्यालय के अंदर अगर मान लो कि मैप नहीं है, इधर लेबोरेटरी में किसी प्रकार का कोई प्रयोगशाला नहीं है, या और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, या किसी न किसी सुविधा की जरूरत पड़ रही है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक क्या करेगा? वो सुविधा मुहैया कराएगा, वो सुविधा प्रस्तुत करेगा, वो सुविधा प्रदान करेगा। तो अध्यापक की भूमिका केवल एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधादाता के रूप में होती है कि आप बच्चों को सारी फैसिलिटी दो, सारी सुविधाएं दो। अगर बच्चों के पास में नोट्स नहीं है तो उनको नोट्स प्रोवाइड कराओ, अगर पुस्तकें हैं तो पुस्तकें नहीं है तो पुस्तकें दो, अगर बच्चों के पास में क्वेश्चन पेपर सेट नहीं है तो क्वेश्चन पेपर सेट करवाओ, अगर बच्चों के पास में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, अगर बच्चों का कोर्स पूरा नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कोर्स पूरा करवाओ, अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लाइट पंखा कूलर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो भी करो, और बालकों को शैक्षिक जो सहगामी क्रियाएं हैं अगर उनकी जरूरत है तो वो काम भी करवाओ। दोस्तों कुल मिलाकर के एक टीचर का रोल केवल सुविधादाता के रूप में ही होता है। ये एनसीएफ 2005 का नियम है जो विद्यालयों को पालन करना होगा और मानना होगा। और यही सब चीज अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली लागू हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि जो अध्यापक है वो सुविधादाता और मार्गदर्शक के रूप में मददगार या हेल्पर होगा बालक का, परंतु पूरा का पूरा कार्य क्या है? छात्र केंद्रित होगा, विद्यालय केंद्रित होगा, स्टूडेंट सेंट्रर्ड होगा। तो इसका आंसर ये होगा। आधिकारिक ये नहीं है दोस्तों, तानाशाह तो बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि मैं बता दूं आज के 20-25 साल पहले स्कूलों के अंदर कई सारे जो अध्यापक थे वो दादागिरी करते थे, अपनी जाति के बच्चों को क्या सपोर्ट करते थे, दूसरी कैटेगरी के बच्चों को नीचा दिखाते थे, अपनी कैटेगरी के बच्चों को नंबर ज्यादा देते थे। यह है तानाशाही व्यवहार। और प्राइवेट स्कूलों में भी क्या होता है कि जो अपने मिलने वाले होते हैं उनको ज्यादा नंबर दे देना, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिला देना। ये तानाशाही एनसीएफ 2005 के अनुसार नहीं चलेगी। केवल आप सबको एक नजर से समानता से सुविधा प्रदान करेंगे। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या रहता है? अब देखिए आप यहां पर दोस्तों मूल्यांकन, तो आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पढ़ने के पहले की है या बाद की है। अगर यह चीज समझ में आ गई तो आप मूल्यांकन के प्रश्न को कर लोगे। देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, मापन, मूल्यांकन, आंकलन, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है
आपस में एक दूसरे से पारस्परिक तरह से जुड़ी हुई है। आंकलन तो क्या है कि उसी समय किया जाता है जब बच्चे पढ़ रहे हैं। अध्यापक पढ़ाते समय क्या है, बीच में निरीक्षण करेगा, लाइनों में घूमेगा, बच्चों से पूछेगा कहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर अब समझ में नहीं आया तो बालकों को उसी समय दोबारा से उसका रिवीजन करवा देगा, दोबारा से समझा देगा और बच्चों को बहुत अच्छे से प्रॉपर वो सारा लेसन अच्छे से क्लियर करवा देगा। मापन जितना उन्होंने किया है, टेस्ट लेगा तो उसका मेजरमेंट कर लेगा, उसके नंबर दे देगा योग्यता के हिसाब से। मूल्यांकन में ये सारी चीजें शामिल हो जाएगी दोस्तों। मूल्यांकन किसी भी योग्यता का उच्च स्तर का जो निष्पादन है, जो प्राप्ति है, उसका इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना, उसमें मूल्य अंकित करना, उसको ग्रेड देना, उसको मेरिट देना, उसको डिवीजन देना, ये मूल्यांकन का काम होता है दोस्तों। लेकिन मूल्यांकन होगा कब? जब पूरी की पूरी क्रिया पूरी हो जाएगी। पहले कोई पाठ पढ़ाओ, उस पाठ को पढ़ाने के बाद में उसके अभ्यास के प्रश्न के लिए होमवर्क दो घर पे, फिर आप उस होमवर्क को चेक करो, फिर 5 दिन में 7 दिन में एक दिन मूल्यांकन टेस्ट करो और उस मूल्यांकन में फिर पता लगाओ कि बालक कितना समझ गया है, बालक को पढ़ाई कितनी आ गई है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, चैप्टर समझ आया कि नहीं आया, बच्चे को बोध हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बच्चे को रटा करके भेज दिया, बच्चे ने अनुप्रयोग करा कि नहीं करा, प्रत्यास्मरण किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अवबोधात्मक, ये सारी प्रक्रियाएं बच्चों को आनी चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं बच्चे में विकसित होनी चाहिए। इनके लिए कार्य होने के बाद, पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है, उसका पता, उसकी जांच की जाती है, उसकी परख की जाती है और उसको कितनी चीज समझ आ गई है, कौन कौन से गुण विकसित हो गए हैं, ये होती है मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो देखना, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए दोस्तों, कभी भी विद्यालय के अंदर ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्लास के अंदर मंद बुद्धि के बालक तो अलग तरह से बैठे हैं या अलग लाइन में बैठे हैं और प्रतिभाशाली टैलेंटेड बच्चे अलग बैठे हैं, या प्रतिभाशाली आगे बैठे हैं, या प्रतिभाशाली से अध्यापक ज्यादा प्रेम करता है, मंद बुद्धि वालों से ज्यादा नफरत करता है। ऐसा नहीं होगा। ये होगी हमारी समेकित शिक्षा, ये होगी हमारी एक साथ मूलधारा में एक साथ जोड़ने वाली एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन इसका गलत होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा मूल्यांकन में। उन बच्चों की पहचान करने के लिए उपचारी उपाय की आवश्यकता होती है, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि जो मूल्यांकन होगा वो केवल इनके पहचान नहीं करेगा जिन बच्चों के लिए उपचार की आवश्यकता है। परीक्षण तो सभी बच्चों का एक साथ ही होगा, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों को निदान करने के लिए दोस्तों, निदान का मतलब है समस्या जानना, समस्या जानना। एक तो होता है हमारे सामने निदान, पता लगाना या जानना, और एक होता है समस्या का समाधान करना, समाधान करना। तो जो समस्या समाधान होती है उसको तो बोलते हैं हम उपचार, उपचारात्मक, और जो समस्या का पता लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, निदानात्मक। तो ये कहना चाहता है कि समस्या का पता लगाने के लिए क्या करना होगा, मूल्यांकन। और मूल्यांकन कैसे पता लगाएगा, तो देखना आप, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए नहीं, पता लगाने के लिए मूल्यांकन नहीं होता है, लेकिन ये चीज इसमें शामिल होगी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि, फीडबैक, फीडबैक प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील, ये रहा प्रोडक्ट,
प्रोडक्टिविटी, जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। अध्यापक मूल्यांकन इसलिए करेगा कि बच्चा मार्केट में, घर में, समाज में या वो शिक्षा प्राप्त करके कितना प्रोडक्ट या कितना प्रोडक्टिविटी दे रहा है, कितना उत्पादनशीलता का कार्य कर रहा है, कितना देश के काम आ रहा है, कितना समझ गया और कितना उस बच्चे को ज्ञान हो गया और कितना उस बच्चे ने अपने जीवन में अमल कर लिया, अपने अंदर उतार लिया, ये होगा इसके अंदर मूल्यांकन में। और कितना उसका फीडबैक आ रहा है, इन चीजों का पता लगाने के लिए क्या होगा, मूल्यांकन होगा। और यही मूल्यांकन का सही उद्देश्य है दोस्तों, कि उस सीमा तक, इतनी सीमा तक आप पता लगा लो कि उसका फीडबैक जो है हमारे को उत्पादनशीलता और वो जीवन के अंदर सफल हो जाए। तो दोस्तों ये जो कीवर्ड है मनोविज्ञान में प्रश्नों के अंदर आपको कीवर्ड समझना बहुत जरूरी है। अगर कीवर्ड समझ में आ गए, उनका सेंस समझ में आ गया, उसकी पिक्चराइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी इमेजिनेशन, कल्पना अगर आपके माइंड में तैयार हो गई, तो मैं मानता हूं कि प्रश्न समझने में, प्रश्न का जवाब ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रश्न को थ्योरी की तरह समझ रहे हो और उसका जवाब केवल फैक्चुअल डेटाबेस देना चाहते हो, इम्पॉसिबल। कम से कम साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये सब्जेक्ट अप्लाइड सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें देखना आप, ये कहना चाहता है निम्नलिखित के विकास सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। दोस्तों ये तो है हमारे सारे के सारे विकास के सिद्धांत और इनका संबंध है इससे। तो विकास और अभिवृद्धि, ये दोनों चीज पहले आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर के इन सिद्धांतों को आप समझ पाओगे। तो देखिए क्या है, एक तो है वृद्धि, अभिवृद्धि, इसको बोलते ग्रोथ, ग्रोथ। और एक है विकास, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। दोस्तों दोनों में मेन अंतर क्या है? अभिवृद्धि हमारे जब शरीर का नाप, तोल, मात्रा और दिखने वाले अंगों का विस्तार है। अभिवृद्धि जब बच्चे का जन्म होता है तब से शुरू होती है, जो किशोर अवस्था तक चलती है। मात्रा होती है, आप देखना जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा छोटा सा होता है, बाद में धीरे 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 1 सप्ताह में बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, फिर 5 महीने में बच्चे का शरीर लंबा हो जाएगा, वजन भी बढ़ जाएगा, हाथ पैरों की लंबाई भी होगी, सिर भी बड़ा होगा। और सिर बड़ा हो रहा है, 5 साल बाद में बच्चे का सिर भी बड़ा होगा। सिर बड़ा हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके लीवर, उसका फेफड़े, उसके अंदर के ऑर्गन वो भी तो बड़े हो रहे हैं, भले दिख नहीं रहे लेकिन अंगों का विस्तार हो रहा है, अंगों की मात्रा बढ़ रही है। तो शारीरिक अंगों का मतलब मात्रात्मक रूप में मापन करना, बढ़ना, तोलना, देखना, ये सब किसमें शामिल होगा? अभिवृद्धि में। विकास में क्या होगा कि पुराने चिन्ह गायब होंगे, नए चिन्ह आएंगे। जैसे बच्चा बोलता है लोटी, ओटी, अब धीरे धीरे लोटी ओटी का उच्चारण मत करेगा और बोलेगा रोटी। पहले बोलता है बच्चा माँ माँ, डा डा डा, बाद में बोलेगा दादा, मामा। तो दोस्तों जो पुराने चिन्ह है, जैसे कि बच्चा क्या चलना सीखता है, रेंग रेंग के चलता है, घुटनों के बल चलता है, और जब उसमें विकास हो जाएगा तो खड़ा होकर चलेगा, अब दोबारा वैसे नहीं चलेगा वो, तो पुराने चिन्हों का विकास हो गया। तो जो ह्रास होता है वो विकास में होगा, नए नए चिन्ह आएंगे और विकास के अंदर नई नई चीजें आएगी। और ये विकास पूरा क्या है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, इंटरनल भी है।
आंतरिक, जैसे मान लो आपको गणित बहुत ज्यादा समझ आ गई, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग का या सिर का वजन बढ़ गया। आपको आईआईटी की गणित आ गई तो 2 किलो वजन नहीं बढ़ेगा दिमाग का। यही है गुणात्मक वृद्धि, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दोस्तों गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, पूर्ण अवस्था से शुरू हो जाता है, जो आजीवन चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। जबकि अभिवृद्धि केवल किशोर अवस्था तक ही चलती है। अभिवृद्धि नेगेटिव हो सकती है, डेवलपमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। तो आप देखना कि ये अभिवृद्धि और विकास के बारे में ये हमारे से पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो है समीप और दूरभिमुख दिशा, नजदीक और दूर, ये क्या होती है? तो ये देखना शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ये इसका होगा ए का नंबर 4। समीप केंद्र, दूराभिमुख दूर, बाहर की ओर वृद्धि होना। दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है या भ्रूण होता है तो आप देखना कि बच्चे का सिर हमेशा पेट के पास ही रहेगा। अब बच्चा बढ़ रहा है तो पेट की नाभि तो उसी जगह है, लेकिन उससे दूर जा रहा है सिर, और सिर से दूर जा रहा है पैर। आप कभी बच्चे का फोटो देखना गर्भावस्था में जो होता है, तो वो सेंटर से केंद्र से दूर जाएंगे, दूर 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 दूर। और एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे की लंबाई हो जाएगी 6 फीट की, तो नाभि से ऊपर भी गया नीचे भी गया, ये हो गया दूर जाने का सिद्धांत। इसी को ही बोलते हैं समीप दूर भी मुख है। समीप और फिर दूर जाने वाली दिशा कौन सी है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होना। उसके बाद में है सिर, पराभिमुख, परा पैर फीट, ये कह रहा है पराभिमुख, तो इसमें होगा सिर से पैर का क्रम, ये वाला सिर से पैर का क्रम। अब सिर से पैर का क्रम क्या है दोस्तों, कि जो विकास होगा वो सबसे पहले किसका होगा? सिर का, हेड। सबसे पहले सिर बनेगा, हेड बनेगा, बाद में विकसित होंगे पैर, हाथ, ये सब चीजें। तो पहले पैर नहीं बनेगा गर्भावस्था के अंदर। डेवलपमेंट किसका होगा? सिर का होगा। तो ये कहना यही चाहता है कि सिर से पैर, पहले सिर बनेगा, फिर सिर के बाद में फिर नीचे के पोर्शन बनते जाएंगे, शरीर के अंग बनते जाएंगे। आप देखना साइंस आपने पढ़ी होगी कि जब भी अंडाणु से शुक्राणु का मैच होता है तो उस शुक्राणु के अंदर क्या सबसे पहले हेड होता है, आगे पहले वही डेवलप होता है। तो ये हो गया सिर, और फिर धीरे धीरे उसकी और जो उसके जीन्स होते हैं, उसके डीएनए होते हैं, जैसी मानव की संरचना होती है वैसे ही फिर वो बीज क्या है उस प्रकार से उसकी आकृति ले लेता है। तो इसका आंसर होगा ये अंतरव्यक्तिक भिन्नताएं। अब ये अंतरव्यक्तिक भिन्नताओं में क्या है दोस्तों? अंतर, एक दूसरे के अंदर अंतर होगा। आप देखना जुड़वा बहन भाइयों के अंदर भी रुचि का अंतर होगा, आवाज का अंतर होगा, रंग रूप का अंतर होगा, लंबाई चौड़ाई का अंतर होगा, शरीर के अंदर क्या है मोटापे का अंतर होगा, हर प्रकार का अंतर देखने को मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि विकास का जो भिन्नता वाला असमानता वाला नियम है वो यहाँ पर लागू होगा दोस्तों। तो ये कह रहा है अंतरव्यक्तिक भिन्नता, तो इसका सुमेलित करेंगे तो ये होगा ऑप्शन 2, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अलग अलग बच्चे चाहे एक ही जाति के हो, एक ही विद्यालय के हो, एक ही कॉलोनी के हो, एक ही परिवार के हो, चाहे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, ये बच्चे जो डेवलपमेंट करेंगे, जब विकास करेंगे तो विकास की गति स्पीड अलग अलग होगी। आपने भी तो नोट किया होगा, देखा होगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मान लेते हैं 14 साल के सारे बच्चे होते हैं, तो 14 साल के सभी बच्चों की लंबाई बराबर कहाँ होती है? हेरिडिटी वंशानुक्रम पे आधारित है, और उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसके हार्मोन्स पे, ग्रोथ हार्मोन्स पे आधारित है। तो कुल मिलाकर बात यह कहना चाहता है कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से, स्पीड अलग अलग होगी, रेट अलग अलग होगी, उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट होगा और उसी हिसाब से उनकी ग्रोथ होगी और उसी हिसाब से जो है ना उनका विकास होगा। उसके बाद में है हमारा नंबर अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं।
अंतरा व्यक्ति का मतलब है इंडिविजुअल, पर्सनल। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद की पर्सनल अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इतने सारे बच्चे हैं लेकिन बहुत कम किसी के जो हाथों की उंगलियों की वो है निशान। आप देखना आधार कार्ड बनाते हैं या फिर और क्यूआर कोड बनाते हैं या फिर आंखों के जो सैंपल लिए जाते हैं या डीएनए के सैंपल लिए जाते हैं, सब में एक जैसे मैच कहाँ होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल अंतरा व्यक्ति एक दूसरे से एक दूसरा अलग अलग है कई बातों में, विकास में भी, हेरिडिटी में भी और एनवायरमेंट के हिसाब से भी। तो ये देखो आप किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो सकती है। बात बिल्कुल सही कह रहा है। एक बच्चा गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर आता है तो दूसरा बालक जरूरी नहीं उसी क्लास का है कि गणित में 100 में से 100 ही आए। हो सकता है उस बच्चे के एसएसटी में ये नंबर आ सकते हैं 100%। एक बच्चा खेलकूद प्रतियोगिता में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, क्रिकेट में टॉपर हो सकता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर के ऊपर, परंतु पढ़ाई में कमजोर होगा। एक संगीत में बहुत अच्छा हो सकता है, डांस में बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रत्येक बालक है वो विकास की जो दर है, स्पीड है, डेवलपमेंट की स्पीड, वो अलग अलग जरूर होगी और विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगी। हो सकता है कोई बच्चा किसी में मास्टर हो सकता है कोई किसी में मास्टर हो। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता रहा था, कल भी मैंने बताया था, अमिताभ बच्चन एक्टिंग बहुत अच्छी करता है जबकि शाहरुख खान उससे बढ़िया डांस करता है, ऋतिक रोशन उससे भी बढ़िया डांस करता है। तो आप देख लो कि हमारे 10वीं क्लास के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें से कई सारे बच्चों के इंग्लिश, साइंस और गणित में 100 में से 100 नंबर आते हैं, परंतु हिंदी और एसएसटी में नहीं आते। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी, एसएसटी और संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं लेकिन गणित और साइंस में नहीं लेके आते। अब इसी कारण से तो उनके डेवलपमेंट की रेट, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। तभी तो कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई समाज सेवक बनता है। सबकी गति डेवलपमेंट की अलग अलग होने के कारण उनकी अभिक्षमता, अभिरुचि, उनकी योग्यता, उनका टैलेंट, उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनका हेरिडिटी, उनका एनवायरमेंट, उनका लालन पालन, भरण पोषण, उनकी मित्र मंडली, उनकी संगत सोबत, सब अलग अलग होने के कारण सभी प्रकार का प्रभाव उनकी मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की योग्यताओं पे आता है। इसीलिए विकास में ये चीज अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये वाला। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो पहली बात तो यह है कि जो डेवलपमेंट होता है, आप ही देख लो दोस्तों, पहले बच्चे को डायरेक्टली किताब पढ़ना नहीं आएगा, अखबार पढ़ना नहीं आएगा। पहले बालक अल्फाबेट सीखेगा, पहले बालक उसके जो है कक्का बारकड़ी सीखेगा, पहले छोटी चीजें सीखेगा, पहले सामान्य चीजें सीखेगा, उसके बाद में उसमें विशिष्ट और स्पेशल चीजें आएगी। हम कभी भी किसी को डायरेक्ट हुसैन बोल्ट की तरह पूरी दुनिया का सबसे टॉप धावक नहीं बना सकते। पहले तो उस बच्चे को चलना ही आएगा, रेंगना ही आएगा, फिर धीरे धीरे दौड़ना आएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी और फिर टेक्निकल स्पीड बढ़ेगी। तो इसमें है आंसर आपका सामान्य से विशिष्ट। तो यहां तो हो जाएगा दोस्तों सामान्य और यहां होगा विशिष्ट। तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, कभी जटिल से कठिन भी नहीं होगा, नहीं तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। फिर विशिष्ट पहले नहीं होगा, सामान्य बाद में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी को इंग्लिश स्पोकन सिखा रहे हो तो उसको बीटते ही पहली बार में ही अमेरिकन स्टाइल में, ब्रिटेन या इंग्लैंड की स्टाइल में अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। पहले सिंपल तरीके से टूटे फूटे उसको सेंटेंस बोलना आएगा और फिर आएगा स्पेशल एकदम से टेक्निकल तरीके से, उसकी फोनोटिक से, उसकी एक्सेंट तब डेवलप होगी दोस्तों। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, जटिल से नहीं होता कभी भी। और फिर है साधारण से आसान, दोनों ये तो बात एक जैसी है।
साधारण हो या आसान हो, ऐसे नहीं होगा। तो विकास का क्रम हमेशा ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, सिंपल से स्पेशल की ओर होगा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये है हमारा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इन्होंने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों, इन्होंने कहा कि बुद्धि में दो कारक होते हैं। ये बुद्धि है और इसमें दो प्रकार के कारक बता दिए इसने। ये लो, एक कारक तो है ये जनरल या सामान्य, एक है स्पेशल या विशिष्ट कारक। तो अब आप देखिए, ये है सामान्य जनरल और ये है स्पेसिफिक विशिष्ट। स्पीयरमैन का मानना है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसमें दो प्रकार की बुद्धि जन्म से ही होती है, एक तो सामान्य बुद्धि होती है और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल एक क्रम में होता है, पहले सिंपल और फिर विशिष्ट। तो दोस्तों देखो, आप सामान्य बुद्धि सबके अंदर लगभग एक जैसी होती है। आप पूरी दुनिया के अंदर देखना, सभी लोग हंसते भी हैं तो उनके हार्मोन्स, उनके फेस एक्सप्रेशन खुशी के होंगे। रोते हैं तो उनमें दुख का अनुभव होगा, दुख का इमोशन होगा, संवेग होगा। लेकिन बात करें कि सभी की विशिष्ट योग्यता फिर अलग अलग होती है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है। ये बात होगी, इसको बोलते हैं विशिष्ट बुद्धि। तो पहले सामान्य चीज आएगी, उसके बाद में विशिष्ट चीज आएगी। तो ये जो है हमारी प्रक्रिया कैसी रहेगी, ये वाली सामान्य से विशिष्ट। तो ये रहे दोस्तों आपके 2022 के अंदर आए हुए सारे प्रश्न। बहुत अच्छे प्रश्न है, प्रश्न कठिन नहीं है, केवल प्रश्नों को समझना जरूरी है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मनोविज्ञान अप्लाइड सब्जेक्ट है, व्यवहारिक विषय है। मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको खुद को ही महसूस करना पड़ेगा, खुद को उस वातावरण में, एनवायरमेंट में, परिस्थिति में, वातावरण में जाना पड़ेगा और खुद के ऊपर लागू करके समझना पड़ेगा। जब तो आप इसके प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग लगा करके अच्छी तरीके से सोच समझ करके प्रश्न की भाषा को समझ कर अगर प्रश्नों को करेंगे, तब तो आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों भाषाएं होती है, हिंदी संस्कृत जो भी आप लेते हो सिलेबस में। सब्जेक्ट होता है जीके का। ये सब्जेक्ट तो सारे बच्चे क्या है कि कक्षा 5 से लेकर के और 12वीं तक सभी के लागू रहता है, सभी पढ़ते हैं। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी स्कूलों में नहीं चलता। सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है, हिंदी मीडियम में सारी स्कूलों में नहीं है, राजस्थान में। इसीलिए इस सब्जेक्ट से हम दूर है। बीएड में एसटीसी में पढ़ाने वाले काबिल टीचर न होने की वजह से भी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझें और इसके अंदर 30 में से 30 नंबर लाओगे या बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आओगे तो वो स्कोर आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यही एक ऐसा विषय है मनोविज्ञान जो आपको दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर दिलाएगा और आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये पेपर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब हम हाजिर होंगे नेक्स्ट में दूसरे पेपर के साथ। मैं दोबारा से धर्मराज भारती जीबी यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।